गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो गुड वीडियो क्लियर? मॉर्निंग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। अपनी तरफ से चेक कर लिया। मैंने अपनी तरफ से ही चेक कर लिया कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से और हाय हेलो कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को शुरू। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सत्यजीत, है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चंस को करें हम लोग आगे? 10 के क्वेश्चन को करेंगे या 4th के क्वेश्चन को करेंगे? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग सुमित्रा। हम लोग ट्रेसेस के क्वेश्चंस को करेंगे या फिर 4th के क्वेश्चन को करेंगे? जल्दी से बता दें एक बार। कांता, गुड मॉर्निंग। प्लीज टेल मी किस पेपर के क्वेश्चन को करेंगे? फोर्स के? कांता फोर्स के बोल रहे हैं। बस के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं ऐसे, थोड़े से रह गए हैं, उसको उस सेशन को खत्म ही कर लेते हैं। क्या विचार है बाकी लोगों का? बाकी लोगों का क्या विचार है? उस पेपर को हम लोग कर लें क्या एक बार? गुड मॉर्निंग पिंटू। चलिए, तो एक काम करते हैं ना भाई, थोड़ा सा ट्रस्ट का कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए, कुछ क्वेश्चन रह गए, पहले ट्रस्ट के ही कर लेते हैं, बाद में फोर्स को करेंगे, है ना? कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। अभी फोर्स में लगभग 100 क्वेश्चन हैं अभी। ट्रस्ट में लगभग वही 20-25 क्वेश्चन और होंगे। बहुत जल्दी से बता दीजिए। क्या सभी बैच ऐड है ना? दोनों बैच ऐड है? चेक कर लेने दीजिए। चेक कर लेने दीजिए, क्या दोनों बैच ऐड है ना? हाँ जी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए। कल के क्लास में हम लोग कल जो शाम को अपनी क्लास होगी, बड़े वाले बोर्ड पे क्लास होगी कल शाम को, उसमें हम लोग जो है क्या कहते हैं, कल मोमेंट या फ्रिक्शन, सॉरी सेंट्रॉइड या फ्रिक्शन, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करने। इट क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया था। क्या इस क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या? एक बार बता दें आप लोग। क्या इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है क्या? एक बार बता दें आप लोग। क्या इस क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या? बहुत जल्दी से बता दीजिए, क्या इस क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या? चलिए, शायद नहीं करना है, आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 219 है आपके स्क्रीन पर कि जो जो आपका ट्रस है, उसमें किस तरह का फोर्स होता है? एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों होता है। बी बोल रहा है कि सिर्फ एक्सियल फोर्स होता है ना? और उसके बाद आपको सी बोल रहा है कि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होता है और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होता है। अरे भाई, ट्रस पे सिर्फ और सिर्फ हमको एक्सियल फोर्स ही होता है। क्लियर? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि ये किस तरह का आपका ट्रस है? स्टेबिलिटी और इंडिटरमेंसी दोनों बताना है। तो आप एक काम कीजिए, पहले नंबर ऑफ ज्वाइंट को काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट जो है वो 6 है ना? और नंबर ऑफ ज्वाइंट यदि 6 है, आपको पता है कि जो मेंबर की संख्या है, ज्वाइंट को जैसे हम लोग लिखते हैं। गुड मॉर्निंग नायक जी। तो यहाँ पे ज्वाइंट की संख्या आपको 6 है और नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो 2j-6 हो, 2j-3 होगा, है ना? तो यहाँ से नंबर ऑफ मेंबर्स को मैं निकालना चाहूँ, 6 गुना 2 12, 12 में से 3 चला गया, यहाँ पे 9 मेंबर होना चाहिए। क्या इसमें 9 मेंबर है क्या? एक बार काउंट मैं कर लेता हूँ। क्या इसमें 9 मेंबर है क्या? मैं काउंट कर लेता हूँ इसमें। 9 मेंबर होगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 1 मेंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही मेंबर है इसमें, है ना? तो जब ये 8 मेंबर है,
तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, है ना? तो ये मेरा क्या हो गया, ये डेफिशिएंट स्ट्रक्चर हो गया और डेफिशिएंट स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है ना? बाकी देखिए सारा ऑप्शन जो है स्टेबल का था, जबकि सी जो है वो अनस्टेबल। इज़ इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? एक बार बता दीजिए, क्या ये समझ में आया? क्लियर है ये क्वेश्चन? है ना? क्योंकि हमने क्या किया है, कि यहाँ पे जॉइंट की संख्या 6 था, है ना? पॉइंट की संख्या 6 था तो नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे 9 चाहिए था, जबकि इसमें जो है 8 ही मेंबर है, तो ये डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट स्ट्रक्चर क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ m प्लस आर इज इक्वल टू 2j, देखेंगे आप इसको, स्टेटमेंट को पहले आप सही तरीके से आप लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j। तो आप m बराबर लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन, बहुत मिस हो रहा है जी लिखने में मुझसे, 2j माइनस आर। तो ये किस तरह का है देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डाउटफुल आंसर भी आपकी इस बोर्ड ने आंसर जो है डाउटफुल दिया हुआ है। अच्छा, क्या ये एबिलिटी के लिए आप एक चीज समझिए, मतलब यदि कोई मेरा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि वो स्टेबल है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए आपको पता है कि n इज इक्वल टू, समझे, n इज इक्वल टू 2j माइनस आर होना चाहिए। ठीक है, n इज इक्वल टू 2j माइनस आर, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर का पहचान है ना? ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर का पहचान है। और n इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर, ये भी आपको स्टेबल ही होता है, ये भी आपको स्टेबल ही होता है। लेकिन लेकिन ये कॉस्ट का ज्यादा हो जाता है, ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको क्या है, कॉस्ट ज्यादा हो जाता है ना? ये आपको क्या हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये कह रहा है कि क्या ये इक्वेशन जरूरी है कि आपके लिए, क्या ये इक्वेशन नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं जी, ये इक्वेशन बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ए और बी सी तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। पहले आप ये बताइए, ए और सी हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना? कि मुझे पता है कि जब मुझे n इज इक्वल टू 2j माइनस आर से ही काम हो जाएगा, तो मैं n इज इक्वल टू 2j माइनस n इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर का क्यों उपयोग करूं? ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, स्टेबिलिटी होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है ना? तो ये आपको क्या है, ए और सी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। अब बी और डी की बात करते हैं, है ना? बी बोलता है कि ये सफिशिएंट स्ट्रक्चर है और डी बोलता है कि सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, है ना? हाँ जी, डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये मेरे लिए नेसेसरी नहीं है। सफिशिएंट तो है लेकिन नेसेसरी ये नहीं है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्या ये क्लियर है, एक बार बता दें। ये क्या है, क्लियर है, सफिशिएंट बट नॉट, है ना? चलिए आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, बाकी इसका आंसर ही है, इसका आंसर जो है ही है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखेंगे, सिर्फ मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपका जो ये बोर्ड जो जिस साल ये एग्जाम पूछा था, ने सी को सही आंसर माना, ठीक है, सी को सही आंसर माना है, लेकिन बोर्ड ने, बाकी हर बुक ने डी को ही सही माना है। सारा बुक जो है, एवरी बुक, ठीक है, आपको डी को सही माना है, लेकिन इस बोर्ड ने सी को सही माना था। ठीक है, क्लियर है? अगर बता दें, क्वेश्चन रिजेक्ट भी नहीं हुआ था और उसने सी को ये सही माना था। इज इट क्लियर एवरीवन? हमने दोनों आपको बता दिया बोर्ड ने क्या माना था और हर बुक में ये क्या आंसर दिया हुआ है। क्लियर है? एक बार बता दें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी मेंबर में मुझे फोर्स बताना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंडीशन में हम क्या करें? आप लोग डी चलेंगे भाई, बुक तो डी ही मान के चलता है ना? ये तो मैंने जब इसको रिसर्च किया उसमें पता चला कि ये बोर्ड ने वो किया हुआ था। आप लोग डी को लेके चलेंगे, ठीक है? मुझे इस ए बी मेंबर में फोर्स चाहिए। इज इट क्लियर? तो मैं आपको ऐसे भी, ये तो लेमिस थ्योरम से भी आप बना सकते हैं, है ना?
ये लेमिस थ्योरम से ही सिंपल बना सकते हैं। आप पॉइंट बी पे क्या कीजिए, पॉइंट बी पे आप एफबीडी को ड्रॉ कीजिए। जब आप पॉइंट बी पे एफबीडी को ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे नीचे की तरफ आपको 10 किलो न्यूटन है, नीचे की तरफ आपको 10 किलो न्यूटन है ना? लेमिस थ्योरम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा जी, 2 ही मेंबर है तो लेमिस थ्योरम क्या लगाना, ठीक है? डायरेक्ट बन जाएगा ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। सिर्फ एंगल का खेल है यहाँ पे। देखेंगे ये 10 किलो न्यूटन है और लेमिस थ्योरम लगाना ही पड़ जाएगा। और एक मेंबर आपका यहाँ पे बीसी है, एक मेंबर आपको यहाँ पर बीसी है और ये मेंबर जो है आपको क्या है, एबी है। 3 फोर्स लग तो रहा है, लेमिस थ्योरम लग जाएगा, है ना? ये आपको पॉइंट बी है, इधर कहीं पे सी था, यहाँ पे कहीं ए है और आपको इस एबी में फोर्स चाहिए जिसको हमने F1 मान लिया है और इसको F2 मान लिया। इज इट क्लियर? तो मुझे F1 के वैल्यू को फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। ठीक है? कोई दिक्कत आप लोगों को एक बार बता दें? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है तो एक बार बता दें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मुझे F1 के वैल्यू को फाइंड करना है। हमने एफबीडी को क्लियर आसान कर दिया है, तो हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से बताइए। चलिए, रश्मि रंजन का ही मैं इंतजार कर रहा था। रश्मि, आप बहुत देर से, इतना देर क्लास हो गया, अभी तक आपका कमेंट नहीं आया था। चलिए, तो कुछ एंगल्स वगैरह की जरूरत होगी। आप देखिए ये एंगल आपको, आप ये एंगल निकाल सकते हैं, आप ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये हाइट आपको 0.5 है और ये 1 है ना? तो आप टेन थीटा की मदद से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0.5 बाय 1 का मतलब टेन थीटा जो है वो 1/2 हो जाएगा, है ना? आपको ये वैल्यू पता है। तरह से कहा जाए कि ये वैल्यू आपको पता है। ये यदि थीटा है, मान लेते हैं कि इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा। अब लेमिस थ्योरम को लगाइए। यदि मैं 10 किलो न्यूटन को कंसीडर करता हूँ तो रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल जो है वो साइन थीटा है। यदि मैं F1 को कंसीडर करता हूँ तो रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल जो है वो आपको 90 माइनस थीटा है। F2 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी आप चाहे तो आप F2 भी ले सकते हैं, ठीक है? F2 यदि लेंगे तो अन्य रिमेनिंग फोर्स के बीच का एंगल साइन 270 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे F2 फाइंड नहीं करना है, तो हम लोग F2 को नहीं कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है? इसको हटा के चलेंगे। आप चाहे तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा भाई कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो 10 साइन थीटा बाय F1 बाय क्या? तो कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू F1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है और टेन थीटा का वैल्यू आप 1/2 आपने निकाला हुआ है ना? तो 10 इज इक्वल टू F1 इंटू 1/2। दिस मीन्स F1 इज इक्वल टू 20। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बस इसमें देखिएगा, जब हम लोग प्लस वगैरह के क्वेश्चन को लगाते हैं या लेमिस थ्योरम के क्वेश्चन को लगाते हैं, बस आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए। और आपको यदि कहीं भी ज्योमेट्री आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, कि मुझे खुद मेरे ज्योमेट्री में मेरा हाथ थोड़ा ढीला है ना? तो बहुत मुझे समय लगता है ज्योमेट्री को समझने में। यदि फिर भी मैं, शायद ये क्वेश्चन तो सही है ना? ये सही है। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री से हम लोग, ज्योमेट्री में मेरा हाथ ढीला है, यदि कहीं गलत हो जाए तो मुझे तुरंत रोकेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोसेस वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे बनाने के बाद पता चले कि स्टार्टिंग में ही ज्योमेट्री में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। इज़ इट क्लियर? तो यदि कहीं पे मिस्टेक हो तो मुझे बता देंगे। या आपको नहीं भी समझ में आए तभी मुझे बता देंगे। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? पिंकी एक बार बता दें। पिंकी, पिंकी, सत्यजीत, क्या आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वो प्लेन ट्रस है, तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितने होंगे? ठीक है नीलांचल, बिल्कुल सही है भाई। कितने स्ट्रक्चर होंगे, कितने सपोर्ट होंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए? वो भी सिंपल है, मतलब एक साइड आपका क्या होगा, रोलर होगा और एक साइड आपका पिन जॉइंट होगा। कितने होंगे? 3 रिएक्शंस होंगे, है ना? 3 रिएक्शंस यहाँ पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखेंगे 5 ज्वाइंट है, यदि 5 ज्वाइंट है, ज्वाइंट का वैल्यू आपको 5 है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे जी? 2j माइनस 3 मीन्स 2 गुना 5 माइनस 3, 5 गुना 2 10, 10 में से आ गया 7, है ना? तो नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे 7 चाहिए होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर 8 दिया हुआ है। क्या कैसा ट्रस होगा जी? मुझे 7 ही चाहिए था, है ना? मुझे परफेक्ट बनाने के लिए और परफेक्ट स्ट्रक्चर मुझे 7 ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 आ गया है तो ये रिडंडेंट है। कॉस्ट क्या करेगा? वो इंक्रीज़ कर देगा। क्लियर है? डेफिशिएंट कैसे होगा जी अंशुमन? अंशुमन डेफिशिएंट कैसे होगा भई? मुझे 7 ही मेंबर चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे 7 ही मेंबर चाहिए, रिडंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल फॉर हिंज सपोर्ट। चलिए हिंज सपोर्ट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना होगा जी? आपको याद है ना बीम में हमने बताया था कि कोई एक बीम है, तो यदि आपको हिंज सपोर्ट लगा हुआ है ना? तो इसको यदि एफबीडी ड्रॉ करेंगे, इसको एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो 2 ही फोर्स लगता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है और एक आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हिंज सपोर्ट में 2 ही रिएक्शन मैक्सिमम पॉसिबल है ना? इससे ज़्यादा नहीं। इज़ इट क्लियर? हिंज सपोर्ट में मैक्सिमम 2 ही आपको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए कि आपको डायग्राम स्पष्ट दिख रहा है ना? फिर मैं इसको ज़ूम करूँगा। क्या आपको ये क्वेश्चन डायग्राम स्पष्ट दिख रहा है? नहीं तो मैं इसको ज़ूम कर बता दें जल्दी से। एक बार बता दें कि आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना? जी, देखेंगे। ये जो हमने अभी पिंक कलर से बनाया है, पिंकी, पिंकी जो हमने पिंक कलर से बनाया है, उसी मेंबर में मुझे उसी मेंबर में मुझे आपको क्या करना है, तो आपको फ़ोर्स को यहाँ पे बीसी में आपको कंसीडर बीसी में आपको फ़ोर्स को निकालना। तो हमने क्या किया, एक सेक्शन काट दिया। हमने एक सेक्शन को ड्रॉ कर दिया। अब सेक्शन को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको ढक भी देता हूँ, देखेंगे। मैं इसको ढक भी देता हूँ, सेक्शन को ड्रॉ करने के बाद ढक भी देता हूँ। कोई भी एक साइड को आपको ढकना होता है। चलिए मैं इस साइड को ठीक है। तो जब मैं इस साइड को ढकूँगा, तो आप देखिए आपके पास किस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। सिर्फ़ मैं आपके लिए पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। सिर्फ़ आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपके पास किस तरह का स्ट्रक्चर बच रहा है ढकने के बाद। तो कुछ तो ऐसा जाएगा पहले ई से, के बाद नीचे की तरफ है, के बाद एक इधर की तरफ है, के बाद एक इधर की तरफ है। ये मेरा बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए सी है। समय लगेगा थोड़ा, इंतज़ार करेंगे। ठीक है? इसे आगे बना दिया, ये मेरा ई है, ठीक है? इधर चला गया, किधर चला गया, ठीक है? हमने बनाया। ये मेरा यहाँ के बाद फिर एक ही तरफ स्ट्रक्चर है, फिर एक आगे गया हुआ है। चलिए, एक बार बता दें आप लोग कि जो हमने स्ट्रक्चर ये बनाया है, क्या
सेक्शन काटने के बाद कुछ इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या? ये सी है, ये डी है, ये जे है, ये एच है, ये जी है, नीचे की तरफ आपको P2 है, इधर की तरफ आपको P2 है, ऊपर की तरफ 2P1 है ना? और आप एक चीज़ गौर करें कि जब आपने स्ट्रक्चर काटा है, तो ये 3 जो है 1, 2, 3 ये 3 आपने क्या किया है उसको उसी 3 मेंबर को आपने काटा है। तो जिस मेंबर को आपने काटा है उसी में फोर्स आपको जनरेट होगा। F1, F2 और F3 ये आपके लिए 3 अननोन्स हो। F1, F2 एंड F3 ये जो है आपके लिए 3 अननोन्स हैं। इज इट क्लियर? सभी लोग बता दिए क्या ये क्लियर है? पहले आप ये बता दें, बाकी आंसर आ गया, आंसर तुरंत आ जाएगा। आपके लिए यही 3 अननोन हैं, F1, F2 एंड F3। क्या ये क्लियर है? एक बार बता दें। और मुझे F1 चाहिए, मुझे F1 चाहिए। यहाँ पे 3 अननोन्स हैं और मुझे F1 चाहिए, है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट G के अबाउट मोमेंट निकाल लेता हूँ। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट G इज इक्वल टू G, ठीक है? G के अबाउट यदि मैं मोमेंट निकालूंगा, आपको पता है कि F2 जो है वो G से पास कर रहा है, तो उसका जो है मोमेंट 0 होगा। F3 जो है वह भी G से पास कर रहा है, तो उसका भी डिस्टेंस 0 होगा। P2 जो है वह भी G से पास कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस 0 होगा, है ना? अब मेरे पास 3 फोर्स बचा, F1, 2P1 और P2, बस इतना ही फोर्स बचा आपको, है ना? इतना ही फोर्स आपको बचा, क्योंकि यहाँ पे टोटल अब 6 फोर्स आपको दिख रहा था, लेकिन 3 का तो मोमेंट 0 है, तो 0 वाले को हम लोग प्लस और माइनस कुछ भी नहीं चेक करेंगे। अब F1 की दूरी G से, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस आपको L है, सारा डिस्टेंस आपको L है, हर मेंबर का डिस्टेंस आपको L है। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि प्रत्येक मेंबर का डिस्टेंस आपको L है, तो G फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F1 की दूरी G से कितना है जी? L है। डायरेक्शन को चेक कर लीजिए, तो डायरेक्शन जो है आपको बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये प्लस में आएगा। इट क्लियर? 2P1 की दूरी, 2P1 की दूरी, है ना? तो आप पहले आप यदि आपको दूरी निकालने में प्रॉब्लम आता है, तो आप लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए हमने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट G के बीच की दूरी भी L है ना? इस इस लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट G के बीच की दूरी भी L है। तो 2P1 इंटू L हो जाएगा, 2P1 इंटू L हो जाएगा। अब रही बात साइन को यदि चेक करता हूं, है ना? यदि मैं इसके फोर्स के साइन को चेक करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि 4 उंगली फोर्स की दिशा में है ना? 4 उंगली फोर्स की दिशा में है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस आएगा, ठीक है? ये आपको माइनस आएगा। चलिए, अब तीसरा फोर्स बचा P2, तो P2 इंटू L। P2 की दूरी G से कितना है जी? 2L है ना? ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है, और इसके साइन को यदि मैं चेक करूं, इसका भी साइन आपको माइनस में आएगा, इज इक्वल टू। तो इस तरह आपको यहां से आ रहा है आंसर, F1 इंटू L इज इक्वल टू 2P1L प्लस 2P2L, और F1 बराबर L कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P1 प्लस 2P2, और 2 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? और यही मुझे F1 चाहिए था, यही मुझे F1 चाहिए था। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार बता दें, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? सभी लोग बता दें। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है? अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है? पिंटू सर इस प्रॉब्लम को एक बार रिएक्शन मेथड, नहीं भाई, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है सत्यजीत, सत्यजीत ऐसा नहीं करना है बेटा। ऐसा यदि आप करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, ठीक है? आपको वो शॉर्टेस्ट मेथड खोजना है और कोशिश करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में बीसी पूछा है, तो आप कोशिश कीजिए कि यदि मुझे सिंगल मेंबर के बारे में पूछा है तो सेक्शन मेथड लगाएं, और इस प्रकार से हम लोग सेक्शन लें कि वो बीसी से होकर कट करे।
और बहुत कम से कम अननोन्स हो, है ना? तो बीसी से कट होने वाला सेक्शन सिर्फ यही पॉसिबल है, जो हमने ये ब्लू लाइन से बनाया है, सिर्फ यही पॉसिबल है कि जो बीसी से होकर ये क्या करे, ये कट करे, है ना? और कोई उपाय नहीं है जो बीसी से होकर कट करे। आपको ये कुछ लेके चलना होता है ना? ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सत्यजीत? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये आपको सामने आएगा। अब पिंटू कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है पिंटू? एक बार बता दे, है ना? एक्चुअली क्या है कि इसको रिपीट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आपको यदि सेक्शन में समझने में प्रॉब्लम आया या मोमेंट में, आप मैं उसी चीज़ को रिपीट कर दूँगा। पूरा रिपीट करने में थोड़ा इसमें समय लग जाता है, ठीक है? पिंटू एक बार बता दे कि आपको सेक्शन को समझने में प्रॉब्लम है या मोमेंट वगैरह निकालने में प्रॉब्लम है? एक बार बता दे पिंटू, फिर मैं आपको फिर से कोशिश करता हूँ समझाने का, क्योंकि पूरा समझाना मतलब फिर से सर मोमेंट, ओके। अंशुमन मोमेंट, पिंटू मोमेंट, ठीक है। ठीक है पिंटू, कोई बात नहीं है। मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। इसलिए हमने पूछा कि आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है? विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको डायरेक्शन के लिए एक और आसान तरीका बता देता हूँ इसे, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिस से आता है डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ना, बहुत समय लगता है, फिर से सारा कुछ बनाना, एक-एक करके देखना, कि मैं फिर भी आपके लिए ट्राई है। चलिए मैं आपको फिर से कोशिश भी करता हूँ समझाने का। एक फोर्स यहाँ लग रहा था, क्या था जी? P2 नीचे के ऊपर, P1 ऊपर के और 2 एक फोर्स था, एक फोर्स था, एक फोर्स। चलिए मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए, ठीक है? ये मेरा वो कटा हुआ सेक्शन, हम दे देते हैं पर पॉइंट सी डी डी एच जे, डी डी एच, ये मेरा 2P1 था। देखिए ना, मैंने आपको बोला ना इसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। P2 था, ये आपको P2 है, ये आपको P2। देखिएगा, पिंटू एक बार मैं आपको डायरेक्शन को एक बार समझाता हूँ। पहले तो हमने राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके बताया था। राइट हैंड थंब रूल से भी अच्छा हमने अपना एक सॉन्ग बनाया था कि 4 उँगली फोर्स की दिशा में उजला भाग मोमेंट सेंटर की तरफ, जब आप मुट्ठी को बंद कीजिए और अंगूठा खोलिए, वो आ जाएगा। चलिए, उतना भी नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप मेरे एक्सप्रेशन को शायद देख नहीं पाएँगे, है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक और तरीके से मोमेंट को निकालने का, ठीक है? और हमने पहले नाम कंप्लीट कर देता हूँ इसको। हमने इसको F1 कहा था, तो हमने F2 कहा था और इसको हमने, ठीक है, देखेंगे। हम लोग डायरेक्शन को निकालने का कोशिश करते हैं पिंटू। ये मेरा एक पॉइंट, ये मेरा कोई फ़ोर्स है F और ये मेरा मोमेंट सेंटर है O, ठीक है? मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए O की तरफ, मोमेंट का। आप एक काम कीजिए ना, कि आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद आप फ़ोर्स को घुमा के देखिए। आप फ़ोर्स को घुमा के देखिए, ये देखिए किस दिशा में घूमेगा, ये देखिए इस दिशा में घूमेगा। मानते हैं? हाँ, अरे बोलिए, यदि आपका फ़ोर्स आगे है, तो ये जो है फ़ोर्स इधर ही घूमेगा। मानते हैं पिंटू, एक बार बता दीजिए, क्या आप ऐसा मानते हैं या ऐसा ही घूमेगा? इज़ इट क्लियर? जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है कि यदि आपका O पे मोमेंट निकालना है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसको फिक्स है, तब जब ये इधर की तरफ घूमेगा, तो ये मेरा क्लॉकवाइज़ देखिए, ये क्लॉकवाइज़ मेरा रोटेट कर रहा है और क्लॉकवाइज़ को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और यदि एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव, ठीक है? अब देखिए और भी कोई एग्ज़ाम्पल को आपको दिखाता हूँ, और भी किसी एग्ज़ाम्पल को आपको दिखाता हूँ, देखेंगे। किसी एग्ज़ाम्पल को और भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समझाने का आप समझ जाएँ तो बेहतर है। देखिएगा, अ, ये मेरा कोई फ़ोर्स है,
ये मेरा कोई फोर्स, ठीक है, ये मेरा एक फोर्स है और मान लेते हैं कि ये मेरा मोमेंट सेंटर है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप एक मोमेंट सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब फोर्स इधर लग रहा है तो ये देखिए ये इधर की तरफ ही घूमेगा, है ना? ऐसा ही घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा बताइए आप ही लोग? इधर की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज़ घूम रहा है तो नेगेटिव मोमेंट होगा। इज़ इट क्लियर? ये कैसा मोमेंट होगा? नेगेटिव मोमेंट होगा। और भी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, और भी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल को और भी बना दूँ, ठीक है? ये मेरा फ़ोर्स है, ये मेरा फ़ोर्स है। सपोज़ करते हैं कि ये मेरा मोमेंट सेंटर है, ये मेरा मोमेंट सेंटर है ना? जब ये मेरा मोमेंट सेंटर है, तो आप एक काम कीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। अब उसके बाद इसको रोटेट करा के देखिए, इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा के देखिए। तो जब जब आप इसको रोटेट कराएँगे, देखिए ये कुछ इस प्रकार से रोटेट करेगा। जब इस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव। ठीक है? तो आप इस तरह से भी मोमेंट को आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर बता दीजिए, पिंटू क्लियर है? पिंटू डायरेक्शन क्लियर है मोमेंट का? एक बार बता दें। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, अंशु ने भी कहा था, कि सर आप मोमेंट को बताइए। तो देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास 3 अननोन्स हैं, F1, F2 और F3। 3 अननोन्स हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि 3 समीकरण बनाएँ। ऐसे तो 3 अननोन को निकालना है तो 3 समीकरण चाहिए होगा। मोमेंट इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होगा, लेकिन हम एक ऐसा पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे अधिकतर आके मिल जाए। तो हमने जी को सेलेक्ट किया, तो जी को सेलेक्ट करने से क्या हो रहा है ना कि देखिए, जब आप जी को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन भी जी से होकर गुजर रहा है, F3 का लाइन एक्शन भी जी से होकर गुजर रहा है और P2 का लाइन एक्शन अब भी और भी वो भी आपको जी से होकर ही गुजर रहा है। तो हमको पता है, हमने प्रॉपर्टीज बताया था मोमेंट में कि यदि किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यदि मोमेंट सेंटर से होकर गुजरता है, तो इस उस फोर्स का मोमेंट 0 हो जाता है। तो इसका मोमेंट जो है जी पॉइंट पर 0 होगा, इसका मोमेंट जी पॉइंट पर 0 होगा, इसका मोमेंट जी पॉइंट पर 0 होगा। ठीक है? तो हम लोग इस 3 को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया कि जी पॉइंट पर हमने मोमेंट निकाला, है ना? तो हमने जी पॉइंट पे मोमेंट निकाला, तो इस तीनों को इग्नोर करके चलेंगे तो पहला फोर्स बचा F1। देखेंगे? आप देखेंगे अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा। और जी की दूरी L है। आप एक चीज़ देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना मेरा? देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू यही है। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि आप F1 लगाएँगे तो ये इधर की तरफ घूमेगा। ये इधर की तरफ घूमेगा, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए। अब दूसरा है फोर्स 2P1। तो 2P1 पहले आप क्या करें कि जब 2P1 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लें। एक लाइन ऑफ एक्शन आप ड्रॉ कर लें। चलिए, हमने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया। इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो बताइए, इस लाइन ऑफ एक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या है जी? लाइन ऑफ एक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की दूरी L है ना? अब एक चीज़ देखिए ज़रा कि फोर्स यदि नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से घूमने का कोशिश करेगा। मानते हैं आप इस बात को? फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ घूमने का कोशिश करेगा, तो ये प्लस में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज़ है, प्लस में आएगा। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा जी? नीचे की तरफ है ना? F1 वाला प्लस में था, ठीक है। F2 वाला माइनस में है। नहीं, ये क्लॉकवाइज़ घूम रहा है, सॉरी। ये क्लॉकवाइज़ है ना, ये क्लॉकवाइज़ है। क्लॉकवाइज़ है तो माइनस होगा। हाँ जी, क्लॉकवाइज़ है तो माइनस होगा। इसीलिए हम लोग हम मैं तो इस तरीके से करता नहीं हूँ। मैं तो हाथ वाले तरीके से उपयोग करता हूँ। तो ये हो गया 2P1 इंटू L। उसी प्रकार P2 की बात करें, तो देखिएगा, तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये मेरा पॉइंट G है, यहाँ पर कहीं आपको P2 लग रहा है। तो आप देखिए ज़रा, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ घूमने का कोशिश कर रहा होगा। इधर की तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज़ है तो माइनस लेंगे। तो P2 इंटू 2L, दूरी इस बार 2L है, इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने F निकाला 2P1 प्लस 2P2, तो हो जाएगा 2
प्लस क्लियर। चलिए, क्या ये क्लियर है? तो आप बस आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ, थोड़ा सा एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो इसरो वाला जो क्वेश्चन है इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। इसका क्वेश्चन थोड़ा बेहतर होता है। थोड़ा सा इसका लेवल, इसरो वाले एग्जाम का लेवल अच्छा होता है। बाकी ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं एक बार फिर से। एक बार कोशिश किया जाए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप लोग समय के साथ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप इग्नोर करके चल सकते हैं। किसी भी इस तरह के एग्जाम में पूछता नहीं है। ये इसरो में ही थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया रहता है। देखेंगे, एक बार है जिसका वेट 10 केजी पर मीटर है। उसका जो मास है 10 केजी पर मीटर है। तो देखेंगे ये आपका बार है जी, ये आपका बार है। दिख रहा है? ये आपका जो है ये आपका बार है ना? और इसका जो वेट है ना आपको, का वेट आपको 10 केजी पर मीटर है। तो ये 2 मीटर है। जब ये 2 मीटर है तो जो इसका मास है, का मास जो है वो 10 गुना 2 हो जाएगा। इसका मतलब 20 केजी इसका मास है। और वेट में यदि हम बदलें तो जी से गुना कर देंगे। तो यदि मैं वेट में बदलूं तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी का वैल्यू यदि मैं 10 ले लूं, इसका वेट जो है वो आपको 200 न्यूटन है। इस ऑब्जेक्ट का जो ये जो बार है इसका वेट कितना है? 200 न्यूटन है। ठीक है, सभी लोग हम मुझे ये बताइए कि इस बार का जो वेट है वो कहां पे लाई करेगा? एवरीवन प्लीज टेल मी। ठीक है, कि इस बार का वेट 200 न्यूटन जो आया ये कहां लाई करेगा? सभी लोग बताएं, इस बार का वेट जो है जो 200 न्यूटन आया कहां पे लाई करेगा? मिडिल में, बिल्कुल सेंटर पे ये लाई करेगा, है ना? चलिए, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। इसका मतलब है कि ये मेरा यदि बार था ए बी, इफ दिस इज माय बार, तो यहां पर जो आपको फोर्स लग रहा होगा, मतलब वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और वो सेंटर पे लगेगा, है ना? इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं 200 न्यूटन लगेगा और सेंटर पे लगेगा। मतलब ये डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपको 1 मीटर, है ना? 1 मीटर और 1 मीटर हो जाएगा। अब पॉइंट ए से सी की तरफ एक केबल गया हुआ है। पॉइंट ए से सी की तरफ एक केबल गया हुआ है और इस केबल पॉइंट सी पर आपको जो है देखिए, पॉइंट सी कहाँ पे पिन जॉइंट है जी? पिन एट पॉइंट बी। और हमको रिएक्शन भी बी पे निकालना है, ठीक है? और बी पॉइंट पे ये जो बी पॉइंट है, देखिए बी पॉइंट को पिन ज्वाइंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोला हुआ है कि बी पॉइंट को पिन ज्वाइंट किया हुआ है। इसका मतलब पिन ज्वाइंट किया हुआ है तो यहाँ पे 2 रिएक्शन लगेगा बी पॉइंट पर। 2 रिएक्शन लगेगा। पॉइंट बी पर आपको 2 रिएक्शन लगेगा। मानते हैं आप इस बात को? पॉइंट बी पे आपको 2 रिएक्शन लगेगा क्योंकि पॉइंट बी जो है वो पिन ज्वाइंट किया हुआ है ना? यहाँ पे 2 रिएक्शन लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आपको वर्टिकल डायरेक्शन में। 2 रिएक्शन यहाँ पर लगेगा। मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, मैं R1 R2 लिख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को क्या? मैं R1 R2 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो एसी है ना? एसी में एक टेंशन लग रहा होगा, है ना? एसी में आपको क्या लग रहा होगा? एक टेंशन भी आपको यहाँ पर लग रहा होगा। दिस इज माय टेंशन टी, ठीक है? दिस इज माय टेंशन टी और दिस एंगल इज 30 डिग्री। बस यही चीज़ आपको क्वेश्चन में इतना ही, जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम था उसको हमने सिंपल कर दिया है और आपसे क्वेश्चन में R1 और R2, क्या पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन का सिंपलेस्ट डायग्राम क्लियर है क्या? मुझे ये बता दें। एवरीवन, क्या मुझे, और आप लोग को ये लग रहा हो कि सर बी से लेकर डी क्या है? तो बी से लेकर डी सपोर्ट है जी। सपोर्ट वो सिर्फ एक दूसरे से वो क्या किया हुआ है? जोड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप बी से डी को इग्नोर करके चलेंगे। बी से डी की कोई बात कर नहीं रहा है क्वेश्चन में। बी से डी में जो है वो रस्सी है, क्या है, नहीं है, तो उसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है? क्या आपको ये सिंपलेस्ट डायग्राम क्लियर है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ये क्लियर है? तो बताइए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फिर। मुझे R1 और R2 चाहिए। R1 और R2 चाहिए, बाकी तो मैं सॉल्व कर ही दूँगा क्वेश्चन।
क्या आप लोग सभी तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक बार बता दें। क्या आप लोग सभी तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक बार बता दें जल्दी से। बेबी को बेस पसंद नहीं है और सर को कोई फोर्स एंगल पे पसंद नहीं है, तो टी मेरा एंगल पे है, तो उसका कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया टी कॉस 30 डिग्री और इधर हो गया ये टी साइन। इट क्लियर? बेबी को बेस पसंद नहीं है, सर को कोई फोर्स मैकेनिक्स में पसंद नहीं है, फिर टी का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। चलिए, अब हम सबसे पहला लगा रहे हैं समेशन ऑफ एक काम करते हैं ना, 1 2 3 R1 निकल जाएगा। ये पॉइंट पे यदि मैं मोमेंट ले लूँ तो 1 2 0 हो जाएगा R1 ठीक है? पहले T निकाल लूँ, T निकलेगा क्या किसी तरह? T sin थीटा, ठीक है? देखेंगे, सबसे पहले मैं A पॉइंट पर मोमेंट ले रहा हूँ। आपको पता है A पॉइंट पे यदि आप मोमेंट लेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन 0 होगा, किसी भी पॉइंट पर लें। तो आप मुझे ये बताइए कि नए डायग्राम में नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं? सिर्फ ये बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस इन न्यू डायग्राम आफ्टर द आफ्टर हमने जो कंपोनेंट को ब्रेक किया है। कंपोनेंट को ब्रेक करने के बाद हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोर्सेस, नोन प्लस अननोन दोनों मिलाकर कितने फोर्सेस हैं? सभी लोग बताएं। और बताइए जब हमने कंपोनेंट को ब्रेक किया तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस अवेलेबल हैं यहाँ पर? सभी लोग बताएं। 1 2 3 4 कितने? 5 हैं, है ना? पहला है टी साइन 30, दूसरा है टी कॉस 30, तीसरा है 200 न्यूटन और R1 और R2, है ना? तो आप एक चीज गौर करेंगे कि यदि आप ए पे मोमेंट निकाल रहे हैं तो इसके कारण निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टी साइन 30 ए से पास कर रहा है, टी कॉस 30 भी आपका ए से पास कर रहा है और R2 भी आपका ए से ही पास कर रहा है ना? तो सिर्फ मोमेंट जो है 200 न्यूटन और R1 के कारण ही निकलेगा। सिर्फ मोमेंट आपको 200 न्यूटन और R1 के कारण ही निकलेगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? तो चलिए 200 न्यूटन की दूरी ए से है तो 200 गुना 1, है ना? साइन जो है वो क्लॉकवाइज है तो हम लोग माइनस लेंगे। दूसरा दूरी है R1 प्लस 2 और साइन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह R1 का वैल्यू आ गया आपको तो 100, R1 जो है आपको 100 न्यूटन आ, ठीक है? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? R1 आपको 100 न्यूटन आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप लोग हाँ ना बोलते रहें। जल्दी से बताइए क्या R1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ गलत हो गया जी? ठीक है, R1 सही आया है। अब मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में देखिए सिर्फ आपको 3 फोर्स है। पहला है टी साइन 30, ऊपर की तरफ है तो प्लस लेंगे, 200 न्यूटन नीचे की तरफ है तो माइनस लेंगे और R1 ऊपर की तरफ है तो प्लस लेंगे, इज इक्वल टू 0। इस तरह टी साइन 30 बराबर हो गया 100 और साइन 30 का मान 1/2 होता है ना? तो टी का मान 200 न्यूटन आ गया। टी का मान 200 न्यूटन आ गया। इज इट क्लियर? टी का मान 200 न्यूटन आ गया। जब टी का मान 200 न्यूटन आ गया, अब मैं यहाँ पे तीसरा कंडीशन लगा रहा हूं। तीसरा कंडीशन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में देखिए 2 फोर्स है, एक है टी कॉस 30 प्लस में है, टी कॉस 30 प्लस में है और R2 जो है वो माइनस में है, इज इक्वल टू 0। टी का मान आपने निकाला है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन कॉस 30 का मान √3/2 होता है, माइनस R2 इज इक्वल टू 0। इस तरह R2 का मान आ गया 100√3। इज इट क्लियर? क्या हमने R1 R2 निकाल लिया क्या? तो R1 का मान आया आपको 100 न्यूटन और R2 का मान आया 100√3 न्यूटन। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है? क्या आपको यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। हमने R1 R2 निकाल लिया जो कि क्वेश्चन में पूछा था। क्या ये क्लियर है?
लेकिन ऑप्शन में देखिए जरा ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में देखिए कुछ तो 200 न्यूटन वर्टिकल लिखा हुआ है, 200 न्यूटन हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, 100 न्यूटन वर्टिकल लिखा हुआ है और 100 न्यूटन 60 हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है ना? जबकि अपना आंसर ऐसा तो आया नहीं है। अपना आंसर इस प्रकार नहीं आया है। मानते हैं ना? अपना आंसर तो सिर्फ R1 R2 आ गया, है ना? तो समझे जरा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आपने हमने ये डायग्राम बनाया था, ये मेरा बीम था। इस बीम पर इधर की तरफ हमने R1 लिया था, इधर की तरफ हमने R2 लिया था। R1 का वैल्यू 100 न्यूटन है, R2 का वैल्यू 100√3 न्यूटन है ना? जबकि ऑप्शन में एक भी ऑप्शन इस तरह का नहीं है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इस रिएक्शन का रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना होगा। रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √x² + y²। तो 100√3 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपको 100 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना? √3 का होल स्क्वायर ये 3 हो जाएगा। अब बगल में 100 का होल स्क्वायर अवेलेबल है। 100 के होल स्क्वायर को यदि हम कॉमन ले लेंगे, है ना? तो ये बचेगा 3 + 1 अंडर रूट हो जाएगा 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 100 के स्क्वायर का अंडर रूट 100 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 200 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है भाई, ये रिजल्टेंट रिएक्शन का रिजल्टेंट ये जो है, ये 200 न्यूटन हो जाएगा। अरे इस जगह पे 2 रिएक्शन लग रहा है ना जी, ये R1 है और ये R2 है। आप इस दोनों के बदले आप क्या कीजिए रिजल्टेंट लगा दीजिए, तो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा 200 न्यूटन। क्या ये क्लियर है? एक बार बता दीजिए, क्या ये क्लियर है? हमने ये रिजल्टेंट रिएक्शन के रिजल्टेंट को निकाला है। क्या ये क्लियर है? बता दीजिए। तो 200 न्यूटन आंसर होगा। क्या ये क्लियर है? एवरीवन प्लीज टेल मी। क्या ये क्लियर है? बता दें। चलिए, तो आंसर 200 न्यूटन होगा। अब आंसर को चेक करते हैं। लीजिए, अब 200 न्यूटन 2 गो है जी। सी और डी तो नहीं होगा। सी और डी तो नहीं होगा। दो दो आंसर है, ए और बी। दोनों में आपको 200 न्यूटन है। इसका मतलब हमको अब डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालना होगा। चलिए डायरेक्शन को निकालते हैं। तो डायरेक्शन का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या? समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई मतलब 100 है और समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब 100√3 है। तो 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है इस 200 न्यूटन का फोर्स क्या होगा? 30 डिग्री के साथ होगा। 30 डिग्री के साथ होगा। अब आंसर मैच कर लेते हैं। तो 200 का न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के साथ, ये आंसर। क्या ये समझ में आया आपको? देखिए ये इतना चीज़ पूछ लेता है। इसलिए हमने बोला कि इसरो का जो क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा बेहतर होता है। क्या ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो इतना आपको सोचना पड़ेगा जी। इसीलिए आप एक हमने बोला कि वो भी इसरो का ये सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। इसरो में कई तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये भी इसरो में उसी साल पूछा गया है क्या? 7/5/2017। डेट अलग है, डेट अलग है। चलिए, ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई क्या कह रहा है। एक बार है एसी, एसी एक बार है, ये रहा एसी, है ना? तो एसी की लंबाई आपको दिया हुआ है। चलिए पहले डायग्राम को सिंपल करते हुए चलेंगे। तो ये एक बार है एसी, डायग्राम को सिंपल करते हुए भी चलेंगे हम लोग। ये एक बार है एसी, इसकी लंबाई आपको 10 मीटर दिया हुआ है। दिस इज 10 मीटर, है ना? और कह रहा है कि 6000 न्यूटन फोर्स लग रहा है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो चलिए आपको भी 6000 न्यूटन को फोर्स को दिखा देना है डायग्राम पे। डायग्राम पे 6000 न्यूटन को हमने, ठीक है? ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 होगा जी। ये एंगल 60 होगा। जो चीज़ दिख रहा है उसको आप करते चले जाइए। ये एंगल 60 होगा। आंसर नहीं पता साहिल, हो सकता है कि आप सही हो, ठीक है? मुझे भी आंसर नहीं पता। और
द केबल बीसी इज हॉरिजॉन्टल, ओके, बीसी इज हॉरिजॉन्टल, बीसी को भी दिखा देते हैं। केबल बीसी इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज केबल बीसी। एक सेकेंड, केबल बीसी इज हॉरिजॉन्टल एंड विच इज 5 मीटर लॉन्ग, ये आपको 5 मीटर लॉन्ग। तो कह रहा है कि केबल और अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जी, वाह। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें फोर्स बताइए F1 और F2, केबल और बार में फोर्स बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 है, ये 30 है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इससे आसान क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता है ना? तो यदि मैं 6000 न्यूटन को कंसीडर करता हूं तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल sin 30 होगा, है ना? यदि मैं F1 को कंसीडर करता हूं, अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा? तो 60 होगा, sin 60 डिग्री होगा, है ना? एंगल BCA 69, BCA 69 नहीं भाई 60 ही होगा, BC ही तो है। अच्छा हमने उल्टा ले लिया है क्या? ओके, 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 ओके। ठीक, 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 समझ गया। समझ गया, समझ गया। बिल्कुल सही है। हमने तो पहले भी बोला था कि मेरा ज्योमेट्री थोड़ा मिस है। ने हमने यहाँ पे सही बनाया था, इस डायग्राम में हमने गलत बना दिया। ये 60 है, ये 60 होगा और ये 30, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है पिंकी, थैंक यू। चलिए, तो यदि मैं 6000 न्यूटन को लेता हूँ, तो 6000 न्यूटन लेता हूँ, तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 60 है, तो sin 60 हो जाएगा। यदि मैं F1 को कंसीडर करता हूँ, तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। और यदि मैं F2 को कंसीडर करता हूँ, F2 को कंसीडर करता हूँ, तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल 270 डिग्री हो जाएगा, sin 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? चलिए साइन 270 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे और एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे। एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आपको प्लस माइनस से उलझना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करना है, ठीक है? एक आंसर जो है F2 का वैल्यू आपको माइनस में आएगा, F2 का वैल्यू आपको माइनस में आएगा और F1 का वैल्यू आपको प्लस में आएगा, ठीक है? आपको उससे उलझना नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी लोग यदि बी बोल रहे हैं तो चलिए आप लोग के लिए होमवर्क रहा, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग? आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना? एक बार बता दीजिए, क्या इस 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से बोलिए, क्या ये 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना? क्या हुआ? मैं सॉल्व करके बताऊं? सॉल्व करके बताऊं क्या? आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, आंसर मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही क्या नाम है, रश्मि के कहने पे हमने बी को टिक कर दिया है, मैंने आंसर नहीं, मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है? आप लोग सॉल्व करके आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबा चौड़ा डायग्राम है, ठीक है? लंबा चौड़ा डायग्राम है, मैं डायग्राम को सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है? सिंपल तरीके से 69283464, 69283464, हमने सबसे पहले मुझे क्या निकालना है ये देखिए, केबल जो बीसी है, फोर्सेस इन द बार, ठीक है? केबल पहले आपको केबल में निकालना है, पहले आपको बीसी में निकालना है, बीसी को हमने F1 माना है, बीसी को हमने F1 माना है, फिर आप उल्टा निकाल रहे हैं। मैं आंसर बता देता हूँ ऐसे, सर मेरे पास है, मैं आंसर को आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर है क्या, ठीक है? आप लोग सॉल्व सिर्फ कर लेंगे। इसका जो आंसर है बी है, सही है बी, बी यहाँ पर सही है, ठीक है? बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या रहा है, आपको एक बार मैं सेंटेंस को पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन को पहले आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है? तभी तो अप्रोच लगाएँगे। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अप्प्रोक्सिमेट रिएक्शन मोमेंट? मुझे मोमेंट निकालना है। मुझे यहाँ पे मोमेंट को फाइंड करना है ए पॉइंट पर। मैं इसको पेंट कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। दिस इज़ माय पॉइंट ए। मुझे इसी पॉइंट ए पर मुझे क्या करना है, मोमेंट को निकालना।
ठीक है? बाकी ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे 2 फ़ोर्स दिया हुआ है। एक 200 न्यूटन दिया हुआ है और एक 500 केजी। 500 केजी का मतलब है 500 केजी का मतलब है कि जी से यदि आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 5000 न्यूटन। इसका मतलब है कि आपको 2 फ़ोर्स दिया हुआ है, एक 5000 न्यूटन और एक 200 न्यूटन, है ना? बस आपको ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। चलिए मैं आपके लिए सिंपल डायग्राम कर देता हूँ। डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, देखिए। दिस इज़ माय आपके लिए सिंपल डायग्राम मैं कर देता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है। यहाँ पर यहाँ पर आपको 200 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर आपको 5000 न्यूटन लग रहा है। ये 200 न्यूटन है, देखिए इतना लंबा चौड़ा डायग्राम था, देखिए उसको हमने कितना सिंपल कर दिया। ये 5000 न्यूटन लग रहा है, ठीक है? और ये मेरा पॉइंट ए है, बस मुझे यहाँ पे मोमेंट निकालना है और हर एक डिस्टेंस आपको पता है। हर एक डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस का कमी नहीं है, ठीक है? डिस्टेंस का कमी नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको सारा दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, वो आपको 1 मीटर है, ठीक है? और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो भी आपको 1 मीटर। चलिए, अब आप लोग मोमेंट निकाल के बताइए। आपको मैं टाइमर आपके लिए सेट कर रहा हूँ कि 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप मोमेंट को निकालिए। मैं आपके लिए टाइमर सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का मैं आपके लिए समय भी दे रहा हूँ। आप मोमेंट को निकाल के बताइए क्या हो? सारा डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। सारा डिस्टेंस आप आंसर के पीछे नहीं जाएँगे कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आंसर के पीछे आप नहीं जाएँगे, ठीक है? आप आंसर के पीछे नहीं जाएँगे, बस आप मोमेंट को निकालिए। यदि आगे पीछे भी है तो आप फिर जी का वैल्यू 9.81 ले लीजिएगा। जी के वैल्यू को तब 9.81 ले लेंगे आप, ठीक है? यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा आंसर नज़दीक आ रहा है तो जी के वैल्यू को 9.81 ले लेंगे। हमने यहाँ पे 5 जी के वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या लिया था 10 लिया था। यदि आपको लग रहा है तो आप लोग 9.81 से कम करेंगे, आस-पास आंसर है तो, ठीक है? यदि दूर-दूर आंसर है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? 1 मिनट का समय है और दिया है आपको। किसी का भी आंसर नहीं आया? किसी का भी आंसर नहीं आया? ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। तो मुझे ए पॉइंट पर मोमेंट निकालना है। तो पहला फ़ोर्स है 200, उसकी दूरी पॉइंट ए से जो है, दूरी पॉइंट ए से 1 मीटर है। क्लियर है? दूसरा फ़ोर्स है 500, 5000, उसकी दूरी जो है वो क्या है आपको 2 मीटर है। 1 + 1 2 मीटर है। बस ये तो करना था, डायरेक्शन सेम आएगा। जो भी आएगा सेम आएगा, है ना? ऐसा डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव ही आएगा। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है? 10,000 + 200, 10,000 + 200, है ना? तो आस-पास जा रहा है। एक काम कीजिए 9.81 ले लेते हैं। 9.81 निकालने के बाद क्या आंसर आ रहा है बताता हूँ मैं आपको। 500 गुना 9.81, ये 4905 हो जाएगा। ये 4905 हो जाएगा। तो 4905 लेके सॉल्व कीजिए। आप लोग 4905 लेके सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर आ रहा है? 4905 लेके सॉल्व करेंगे तो मोमेंट आ जाएगा आपको 4905 गुना 2 प्लस 200, क्या आ रहा है 10,010। क्या आप लोगों का आंसर 10,010 आ रहा है? एक बार बता दें। क्या आप लोगों का आंसर 10,010 आ रहा है क्या? जल्दी से बोलिए। 10,010 आ रहा है क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों का आंसर 10,010 आ रहा है क्या? 4905 लेके चलना है। क्या 10,010 आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए। चलिए, ये आपका गलत आंसर है। ये आपका गलत आंसर है। 10,010 नहीं होगा, ठीक है? बहुत कॉन्फिडेंस से आप लोग बढ़ रहे थे। 10,010 इसका आंसर नहीं होगा। देखेंगे, ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 मीटर, ध्यान देंगे, ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, वो सेंटर से दिया हुआ है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस दी क्लियर है? और जबकि लोड जो है, थोड़ा-सा इतना डिस्टेंस के दूर पे लग रहा है, ठीक है? 500 केजी। इसरो में पूछा है तो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं होगा, है ना? तो ये पूरा डायमीटर आपको 250 मीटर है, तो ये जो लेंथ है,
ये 125 mm हो जाएगा। 125 mm हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये 0.12 मीटर हो जाएगा, है ना? तो बस आपको इसमें से और एक डिस्टेंस ऐड कर लेना है 0.12। अब जो आंसर है वो आएगा 200 गुना 1 प्लस 4905 गुना 1.1 प्लस 0.125, है ना? ये हो जाएगा आपको 2000 प्लस 4905 गुना 1.125 ही है ना? 1.125 जो कि आ रहा है, तो आंसर ही नहीं आया जी। गड़बड़ हो गया क्या? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया क्या? डायमीटर 250 है तो उसका आधा 125 हो जाएगा। 125 को यदि 1000 से भाग देंगे, नहीं, नहीं, पॉइंट, अच्छा हाँ, 2 होगा। जी, 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 सोच रहा हूँ। 2 प्लस 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है चितरंजन। 2 पॉइंट सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2000 प्लस 4905 गुना 2.12, ये आ रहा है आपका आंसर 121423। आंसर ये तो मैच नहीं किया भाई, तो मैच किया नहीं। 5000 लेके देखें क्या? आंसर तो मैच किया नहीं। क्या मैं कर रहा हूँ, 2000 मैंने ले लिया है। हाँ, हाँ, 10,623.12 आ रहा है। हाँ, हाँ, समझ गया। 10,623.125 न्यूटन मीटर जो है ये मेरा। क्लियर है सभी को? आंसर जो है वो बी होगा। क्या ये क्लियर है? अगर बता दे, क्या ये क्लियर है? दे- देखिए वहां पे 10,010 भी आंसर लेके दिया हुआ है। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं। बहुत सारा चीज पूछ रहा है। मेथड ऑफ जॉइंट से निकालने पूछ रहा है भाई। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में किस मेथड से निकालना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इस एसी में मुझे फोर्स निकालना है। गेट क्लियर? इस एसी में मुझे फोर्स निकालना है। क्या आपको ये क्लियर है? पहले क्वेश्चन क्लियर है, एक बार देख लीजिए। मुझे एसी में फोर्स को निकालना है। अच्छा, सपोर्ट पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे पर बताइए तो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल्स एट सपोर्ट? दोनों जगह पिन ज्वाइंट है, दोनों जगह पिन ज्वाइंट है, तो कितने नंबर ऑफ सपोर्ट पॉसिबल है? जल्दी से बताइए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सपोर्ट पॉसिबल एट ज्वाइंट्स? दोनों जगह पी है, ए और बी पे दोनों जगह पिन ज्वाइंट है। जल्दी से बताइए कि कितना सपोर्ट पॉसिबल है सभी लोग। कितना सपोर्ट पॉसिबल है जी? अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या हो गया? ए पिन ज्वाइंट है, बी पिन ज्वाइंट है, ए पे दो सपोर्ट, दो रिएक्शंस होंगे, है ना? ए क्यों भाई, तीन क्यों होंगे रश्मि? दोनों तो आपको वही है रश्मि। ए भी पिन ज्वाइंट है, बी भी पिन ज्वाइंट है। रोलर कहाँ आपको दिख रहा है? रोलर में आपको रोलर इस तरह से दिखता है? रोलर दिया है नहीं, कहाँ रोलर दिया हुआ है? दे रहा है क्या? अच्छा, क्या रोलर दिया हुआ है? ठीक, 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 ठीक। ओके, ओके, ओके। मेरा गलती है, मेरा गलती है। हमने डायग्राम को देखा था। तो यहाँ पे बोल दिया है कि मेरा बी जो रोलर है, डायग्राम को देखा था। मैं डायग्राम के हिसाब से चल रहा हूँ। ओके, ओके। मेरी गलती है। ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया था। आप लोगों ने सही आंसर दिया था। है ना? चलिए ठीक है। तो एक्चुअली मुझे ये एसी निकालना है। ठीक है? ये एसी मुझे निकालना है। तो देखिएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप रिएक्शंस को निकाल कर आप भी काम कर सकते हैं, है ना? या मेथड ऑफ सेक्शन से भी काम कर सकते हैं। क्लियर है?
रिएक्शन निकाल के भी काम कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन से भी काम कर सकते हैं। तो मुझे मेथड ऑफ सेक्शन थोड़ा लगाना ज़्यादा आसान लगता है। हाँ, डी आंसर होगा। साहिल कैसे बनाया आपने? साहिल, मैं जानना चाहता हूँ भाई, आपने कैसे बनाया? इतना जल्दी पहले आपने ट्राई किया था क्या? पहले मुझे ये बताइए। साहिल, आपने पहले ये क्वेश्चन ट्राई किया है क्या? साहिल, आपने ये पहले क्वेश्चन ट्राई किया है क्या? ये फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं? यदि आप फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रहे हैं, आंसर निकाला है, आप मुझे ज़रूर इस मेथड को भेजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस मेथड से निकाला है। पहले निकाल लिए तब तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं साहिल आप मेथड को, इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं क्या? साहिल, प्लीज टेल मी, क्या आपने तुक्के से आंसर लगाया है? अच्छा, फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं करें, तब फिर ठीक है। फर्स्ट टाइम आप ट्राई नहीं करें, तब फिर ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मैं तरीके को जानना चाहता हूँ भाई, क्योंकि हम यदि मैं बनाऊँगा तो थोड़ा-सा समय लग जाएगा इसमें। इसलिए यदि आपके पास कोई बेहतर तरीका है तो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है? यदि आपके पास कोई बेहतर तरीका है तो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है साहिल, तो फिर ठीक है ना? मैं तो जानने के इच्छुक में रहता हूँ, भाई कोई बेहतर तरीका है जिससे और आसानी से बन जाए तो ठीक, चलिए देखेंगे। ये मेरा सेक्शन है, मैंने सेक्शन को ढक भी दिया, ठीक है? मैंने सेक्शन को ढक भी दिया, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का आपको अब दिखेगा। मैंने सेक्शन को ढक भी दिया है, एफएसी हो सकता है, एफएसी। आपने मेथड ऑफ जॉइंट लगाया था कि साहिल मेथड ऑफ सेक्शन लगाया था? क्या लगाया था? एफएसी बात कर ही रहे हैं यार। मेथड ऑफ जॉइंट लगाया था या मेथड ऑफ सेक्शन लगाया था? साहिल, आपने कौन-सा मेथड लगाया था? हो सकता है, तो फिर ऐसा हो सकता है। पर आप सॉल्यूशन साहिल भेज देंगे, मैं देख लूँगा। किस मेथड का उपयोग किया मैं देख लूँगा। चलिए, तो यही आपको क्वेश्चन में आपको ये गिवन था। सारा लेंथ आपको 1 मीटर है ना? समझने की में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा लेंथ आपको 1 मीटर। मेथड ऑफ सेक्शन हमने बना लिया है, ठीक है? हमने डॉटेड लाइन का भी उपयोग कर लिया है क्योंकि काम आएगा। डॉटेड लाइन का भी हमने उपयोग कर लिया है। क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे अननोन्स कितने हैं? एवरीवन प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी अननोन्स? आपने 3 देखिए, आपने जो मैंने डॉटेड किया है, आपने इसी को नीचे की तरफ रखा है ना? जो काले भाग से ढका हुआ है, वही चीज़ हमने डॉटेड से बनाया है। आप देखिए 3 मेंबर को आपने काटा है। आपने मेंबर को काटा है, 3 मेंबर को काटा है। इस 3 मेंबर को आपने काटा था, है ना? तो यहाँ पे 3 अननोन्स हैं। चलिए मैं नाम दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है और ये मेरा F3। और क्वेश्चन में मुझे F2 निकालना है। पहले आपको डायग्राम क्लियर है तो बता दें एक बार। क्या आपको डायग्राम क्लियर है तो एक बार बता दें, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आपको डायग्राम क्लियर है बता दें एक बार? साहिल, पिंकी, उसके बाद रश्मि, गजानन, डायग्राम क्लियर है आपको? चलिए, थोड़ा-सा आपको अ, बचपन में ले चलते हैं पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बचपन में लेके चलते हैं आपको, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको थोड़ा-सा बचपन की तरफ लेके चलते हैं। सपोज़ हाँ, नीन आंसर ठीक है। सपोज़ दिस इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए एंड ए। यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये ठीक है। और यदि आपको इसका हाइट निकालना हो,
यदि आपको इसका हाइट निकालना हो, बताइए कोई भी इस हाइट का क्या फ़ॉर्मूला होगा? क्या इस हाइट का क्या वैल्यू होगा? सपोज़ दिस इज़ हाइट h, बताइए इस हाइट का क्या वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h? एवरीवन प्लीज़ टेल मी क्या वैल्यू होगा h का? आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये a है ना? एक ये a है, ये a/2 है ना? आप यहाँ से आसानी से क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। सभी लोग बताएँ कि क्या आंसर आएगा? कोई भी h का क्या वैल्यू आएगा? h का क्या वैल्यू आएगा? ये हमने इतना हिंट तो कर दिया आपको, तो बता दें क्या आंसर आएगा? और भी बताऊँ क्या? मेरे पास तो बहुत सा तरीका है। ये भाई 30 डिग्री है, तो यदि इसका कंपोनेंट आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पर a a cos 30 डिग्री आएगा। a cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये √3/2a हो जाए। बहुत सारा तरीका है, राइट एंगल ट्रायंगल लगाइए, एरिया मेथड लगाइए, बहुत सारा तरीका है ना? तो इसका जो हाइट है, वो √3/2a होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि √3/2 का वैल्यू 0.866। अब एक बार मैं कन्फर्म हो जाता हूँ, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? कन्फर्म हो जाता हूँ पहले मैं। √3/2 इज़ इक्वल टू 0.866 बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जो हाइट होता है वो 0.866 ए होता है। तो साइड का 0.866 ए होता है। इज़ इट क्लियर? हमने थोड़ा-सा बेसिक आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो मैंने रिवीजन करा दिया। ठीक है? चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके पास 3 अननोन्स हैं, F1, F2 और F3। यहाँ पे 3 अननोन्स हैं और जब हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन लगाते हैं तो हम लोग मोमेंट की बात करते हैं, है ना? तो किसी न किसी एक पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना होगा। किसी न किसी आपको एक पॉइंट पर मोमेंट आपको लेना होगा, ठीक है? तो आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि पहली बार पॉइंट सी पर मोमेंट ले रहा हूँ। मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। जब आप पॉइंट सी के पर आप मोमेंट लेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 4 फोर्स है, एक 1000, एक F1, एक F2 और एक F3, सिर्फ 4 ही फोर्स है। जिसमें F2 और F3 के कारण मोमेंट 0 होगा सी बिंदु पे। सी पॉइंट पर F2 और F3 के कारण 0 होगा तो सिर्फ 2 ही फोर्स बचेगा। एक बचेगा आपको 1000 गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में आप मिस कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा हूँ फिर डिलीट कर दूंगा ना। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? अच्छा, दिस इज एच और इस एच का मान 0.866 होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका साइड है वो एक है ना? इसका मतलब है कि एच का मान 0.866 ए होता है ना? ए का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे तो 0.866 हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। डायग्राम को गंदा नहीं करूँगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपको पता चल गया ना कि परपेंडिकुलर हाइट क्या है? डायग्राम को मैं गंदा नहीं करूँगा, इसको हाँ जी। ये हो गया 1000 गुना 0.866। 4 उँगली फोर्स की दिशा में उजला भाग सी की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। चलिए, अब F1 की दूरी सी पॉइंट से 1 है। ये दूरी आपको 1 मीटर है। तो ये हो जाएगा F1 गुना सी, है ना? ये इसको एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करवा रहा है, ये प्लस में होगा। सी नहीं 1 होगा। सी F1 इंटू 1। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करवा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह F1 का वैल्यू आ गया आपको 866। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? एक बार बता दीजिए। क्या आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है क्या F1 में? सर निकालना तो F2 था, आप F1 निकाल के बैठे। आप F1 निकाल बैठे, है ना? क्या आप लोग को पहले ये बताइए कि F1 में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? जल्दी से। हमने यदि F1 निकाला है तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? F1 का वैल्यू 866 न्यूटन आया। नहीं, चलिए ठीक है। अब हम एक बार और मोमेंट निकाल रहे हैं, इस बार बी पॉइंट पर मोमेंट मैं निकाल रहा हूँ। मैं इस बार बी पॉइंट पर मोमेंट निकाल रहा हूँ।
तो इस बार जब आप बी पॉइंट पे आप मोमेंट निकालेंगे, तो F3 के कारण मोमेंट 0 होगा बी पॉइंट पर। इज इट क्लियर? F3 के कारण बी पर मोमेंट मेरा 0 होगा, बाकी आपको 3 फोर्स का मोमेंट निकलेगा। तो सबसे पहले मैं 1000 की बात करूं, तो 1000 की दूरी बी पॉइंट से कितना है? याद है ना कि ये जो दूरी थी, ये दूरी 0.866 था और 1 मीटर और नीचे जाएंगे तो ये 1.866 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो 1000 की दूरी बी पॉइंट से 1.866 है। चलिए मैं लिख देता हूं कि कैसे आया। तो ये 1 प्लस 0.866 है। इज इट क्लियर? 1000 की दूरी और 4 उंगली फोर्स की तरफ उजला भाग नीचे की तरफ है, तो ये माइनस में आएगा। मोमेंट आपको निकालना आना चाहिए। प्लस आगे बढ़ते हैं। अगला फोर्स है आपका F1। F1 की दूरी बी से 1 मीटर है और F1 का वैल्यू 1000 है। तो 866 ए दूरी जो है 1 मीटर है, 866 गुना 1 हो जाएगा। F1 का भी हमने काम कर लिया। ठीक है? F3 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। F3 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। अब साइन चेक कर लेते हैं। 4 उंगली फोर्स की दिशा में प्लस में आ रहा है। ठीक है जी? ये प्लस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात जो कि इंपॉर्टेंट है, F2 की दूरी 4 उंगली पहले तो प्लस में ही आएगा। F2 की दूरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 0। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, बाद में किसी तरह डी निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1866। 1000 से गुना करेंगे तो 1.866, तो 1866 माइनस में प्लस 866 अब प्लस F2 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इस तरह F2 इंटू डी बराबर हो जाएगा आपको 1000, है ना? 1000 ही होगा। तुम कीजिए एक बार। हाँ, 1000 ही होगा। चलिए, तो किसी तरह सिर्फ मैं इस डी को निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। क्या मानते हैं आप यहां तक? एक बार बता दें, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यदि मैं सिर्फ डी को निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा? एवरीवन प्लीज टेल मी, यदि मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा F2? एक बार बता दीजिए। एक बार बता दीजिए कि मैं यदि F2 डी को निकाल लूं तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? जल्दी से बोलिए। चलिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं निकालता हूं उस डी को। उस डी को मैं अब निकाल लेता हूं। देखिए कैसे निकलेगा डी। एक्चुअली वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था वो। इसमें से यह दूरी 1 है। ये दूरी आपको 1 मीटर है। ये दूरी आपको 1 मीटर है और मुझे ये दूरी आपको निकालना है। ये दूरी आपको निकालना है। ये एंगल 45 डिग्री है। ये एंगल 45 डिग्री है और मुझे ये डी निकालना है। ठीक है? मुझे ये डी निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये एंगल जब 90 है, देखेंगे ये एंगल जब 90 है, तो ये एंगल भी आपको 45 डिग्री हो। जब ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है ना? 45 के सामने वाला एंगल डी है। सर क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा मोमेंट टाइम निकालना है। अभी तो हमने बताया था नीलांचल, नीलांचल अभी तो हमने बताया था भाई। चलिए, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में यदि इस ट्रायंगल में देखिए मैं इसको घेर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में यदि मैं साइन 45 लगा दूं, आंसर आ जाएगा। देखेंगे क्या होगा। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे डी है और हाइपोटेनियस 1 है। तो डी का वैल्यू आ गया साइन 45 डिग्री मीन्स 1 बाय। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये क्लियर है? एक बार बता दें। क्या ये क्लियर है? डी का वैल्यू क्लियर है? एक बार बता दें। आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ गया, डी का वैल्यू आ गया तो कहानी खत्म हो गया। तो देखिएगा, तो हो गया F2 इंटू डी का वैल्यू है 1/√2 बराबर 1000। तो F2 बराबर हो गया 1000 गुना √2। √2 का मान आपको 1.141 होता है। √2 का वैल्यू आपको 1.414 होता है। इस तरह ये आंसर हो गया 1414। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। मैं अब हटा देता हूँ।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। इज इट क्लियर? साहिल, देखिए साहिल, ये भी एक तरीका था साहिल, है ना? मेथड ऑफ सेक्शन से भी हमने निकाल लिया। अननोन ज्यादा था फिर भी हमने क्या किया, मेथड ऑफ सेक्शन से हमने निकाल लिया। साहिल क्लियर है? अगर बता दे साहिल, क्या ये क्लियर है? मेथड ऑफ सेक्शन से भी हमने इसको निकाल लिया। साहिल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। अब साहिल मुझे एक बार मेरे नंबर पे, मैं एक बार फिर से नंबर आपके लिए बता देता हूँ साहिल। यदि आपने बनाया है तो एक बार मुझे जरूर भेजिएगा। यदि आपका तरीका आसान होगा तो मैं उसी तरीके को फिर बताऊंगा और देख लूंगा, ठीक है? मैं आपको अपना नंबर बता रहा हूँ। व्हाट्सअप करेंगे, कॉल लगेगा नहीं। 9646403335 नंबर पे मुझे आप सॉल्यूशन भेज देंगे। मैं देख लूंगा कि आप आपने किस तरीके से मेथड ऑफ जॉइंट को लगाया है ना? किस तरीके से आपने मेथड ऑफ जॉइंट को आपने लगाया है, मैं इसको चेक कर लूँ, ठीक है? यदि आसान होगा तो मैं उसको भी, ठीक है? चलिए, चलिए बस आज इतना ही करेंगे, अब नहीं करेंगे, मैं थक गया हूँ, ठीक है? आज इतना ही करेंगे अब। नीलांचल, मोमेंट के लिए आप प्रैक्टिस करें भाई, ठीक है? डायरेक्शन के लिए नीलांचल मैं क्या बताऊँ, अभी तो हमने बताया था, है ना? अभी तो हमने बताया था। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल शाम को सेंट्रॉइड या फ्रिक्शन दोनों में से कोई एक टॉपिक होगा, ठीक है? क्या नाम है, कल शाम को जो अपनी टॉपिक होगी, नई टॉपिक शुरू करेंगे, वो या तो फ्रिक्शन होगा या तो सेंट्रॉइड होगा, जो भी होगा, ठीक है? आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा कि हाथ से कैसे निकालते हैं। एक बार वीडियो देखेंगे, स्टार्टिंग का लेक्चर नंबर 3 या 4 को देखेंगे नीलांचल, हमने उसपे बोर्ड पे बताया था, है ना? बड़े वाले बोर्ड पे बताया था, एक्चुअली लैपटॉप पे वो समझाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बड़े वाले बोर्ड पे हमने उस डायरेक्शन को निकालना सिखाया था, लेक्चर नंबर 3 या 4 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप लोग मोमेंट वाला जब भी होगा ना, लेक्चर नंबर 4 होगा शायद, 3 या 4 होगा, आई डोंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है? तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आप उस लेक्चर से आप पता कर लीजिएगा, वहाँ से आपको डायरेक्शन निकालने हमने बताया है। तो कल अपना फ्रिक्शन या सेंट्रॉइड शुरू होगा। आप लोगों को लगता होगा कि सर फ्रिक्शन आप हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन फ्रिक्शन इज अ फोर्स, है ना? फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में कंप्लीट फोर्स है ना? तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि फ्रिक्शन आपके सिलेबस में नहीं है ना? और फ्रिक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फिर क्या कहते हैं, डायनामिक्स का भी उपयोग होता है। तो डायनामिक्स भी आपके सिलेबस में है ना? फ्रिक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डायनामिक्स का उपयोग होता है, तो आपको जो है फ्रिक्शन पूरा का पूरा सिलेबस में है। फोर्स सिस्टम के हिसाब से भी वो सिलेबस में है और डायनामिक्स के हिसाब से भी वो सिलेबस में है। इज इट क्लियर? तो ऐसा आप लोग नहीं समझेंगे कि फ्रिक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। वहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कंपल्सरी है। क्या क्लियर है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए। फ्रिक्शन भी हमको पढ़ना है। क्या आपको ये बात आ रही है समझ में? तो चलिए, तो हम लोग यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को भी क्लास होगी, ठीक है? और कल शाम को अपना क्लास होगा फ्रिक्शन या सेंट्रॉइड का, जिसका भी हो, ठीक है? देख लेंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल शाम को, मिलते हैं।